नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बी.कॉम की पुस्तक रानी नागफनी की कहानी, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई, उसमें मिलना मुखमात्र से के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं लेखक जी, हम पढ़ते हैं। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी तुमने कुछ सुना क्या? नागफनी ने चौंक कर कहा, तुम तो बड़ी ही बेसुध रहती हो, ऐसी खोई खोई मत रहा करो, कोई दुर्वासा श्राप देगा तो कुंवर भूल जाएंगे। करेला मुखी ने कहा। नागफनी ने कहा, सखी हंसी मत कर, मेरा जी अच्छा नहीं है, जो बात बताने आई वह बता। करेला मुखी ने कहा, कुमार अस्तवान के पिता राजा भयभीत सिंह अपने बेटे की तुमसे शादी करने के लिए कम से कम 10 लाख मांगते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास संदेशा आया है। नागफनी का जी बैठ गया, वह अपने पिता को जानती थी। राजा निर्मल सिंह से 2 थाल हीरे जवाहरात वे हड़प कर बैठे हैं। 10 लाख देने की अपेक्षा वे प्राण देना पसंद करेंगे। उसने पूछा, पिताजी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहला भेजा कि मुझे लड़की के लिए पति चाहिए, खेत में हल चलाने के लिए बैल नहीं खरीदना। भयभीत सिंह बेटे को मवेशी बाजार में खड़ा कर दे और ऊंची से ऊंची कीमत पर नीलाम कर दे। यह सुनकर नागफनी चन्ने रह गई। इस अपमान को भयभीत सिंह जैसे छत्री कैसे सहन करेंगे? नागफनी रोने लगी, बोली, सखी अब इस जीवन में मैं उनकी नहीं हो सकती। अब मैं तो मरकर उस लोक में उनकी राय देखूंगी। करेला मुखी समझाने लगी, कुमारी इतनी निराश मत हो, वो कुछ उपाय सोचो। तुम्हारे पिता यदि 10 लाख देने को तैयार हो जाएं तो बात अभी भी बन सकती है, पर उन्हें समझाए कौन? नागफनी ने कहा, एक ही आदमी की बात वे आंख मूंद कर मानते, वह है राज्य का मुखमात्र। वह कह दे तो 10 लाख क्या 20 लाख दे सकते हैं। करेला मुखी बोली, पर वह क्यों कहेगा? वह बड़ा काइया आदमी है, बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। मैं उससे कहूँ? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, तुमसे उसका कोई काम नहीं सध सकता। यदि कुंवर अस्तवान उससे मिले और कुछ लोभ दे तो वह मान सकता है। तो सखी तू उनके पास संदेशा भिजवा दे, यह आखिरी प्रयत्न कर ले, नहीं तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। करेला मुखी ने अस्तवान के पास संदेशा भिजवाया। राजा भयभीत सिंह के पास जब राजा राखड़ सिंह का उत्तर पहुंचा तो आग बबूला हो गए। बोले, इतना अभिमान है उसे? मैं उसे बता दूंगा, मैं 10 लाख नहीं 20 लाख लेकर बेटे की शादी करके बता दूंगा। उन्होंने सची को बुलाकर कहा, अस्तवान की शादी के लिए टेंडर बुलाने की सूचना अखबारों में छपवाओ। लिखो, मैं लिखवाता हूँ। राजा साहब ने टेंडर का जो मजमून लिखवाया और दूसरे दिन अखबार में छपा, वह नीचे लिखा, टेंडर नोटिस। एक 24 वर्षीय स्वस्थ तरुण को विवाह के बाजार के रूप में बेचना है। तरुण बीए तक पढ़ा है, सुंदर है। लड़कियों के पिता निम्न पते पर सीलबंद लिफाफे में लिखकर भेजे कि वे कितने रुपए देंगे। टेंडर मंजूर होने पर 1/4 रकम तुरंत जमा करनी होगी और शेष 3/4 पाड़ी ग्रहण के समय देनी होगी। कन्याओं के पिता लड़की का फोटो या उसके रूप गुण का विवरण न भेजे, क्योंकि सौदा रकम से तय होगा, रूप गुण से नहीं। करेला मुखी का संदेशा पहुंचा ही था कि मुफतलाल अखबार लेकर आया। बड़ी उत्तेजित मने स्थिति में था। कहने लगा, जरा पढ़ो, तुम बाजार में बिक्री के लिए खड़े हो, तुम्हारे लिए टेंडर आ रहे हैं। अस्तवान ने पढ़ा और सिर पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोला, अब मुख्य अमात्य के पास जाने से क्या लाभ? अब तो टेंडर ही बुला लिए गए हैं। मुफतलाल ने कहा, नहीं, आपका निष्कर्ष गलत है। मुख्य अमात्य अगर ऊंची रकम का टेंडर भिजवा दे तो आपके पिता को मजबूर होकर शादी करनी ही पड़ेगी। चलिए, अब देर करना ठीक नहीं है। दोनों मित्र राखड़ सिंह के मुख्य अमात्य गोवर्धन बाबू के पास पहुंचे। एक बड़े बंगले में वह रहता था। फाटक पर 2 संतरी बंदूक लिए खड़े थे। बंगले के बाहर वाले कमरे में सचिव बैठा था। अस्तवान और मुफतलाल उसके पास पहुंचे और अपना परिचय दिया तो वह इस तरह हड़बड़ाकर कुर्सी पर से उठा कि कुर्सी उलट गई। उठकर खड़ा हुआ, कपड़े ठीक किए और हाथ जोड़कर झुककर बोला, कुमार, आप सूचना तो भिजवाते, हम नगर के बाहर से आपको ससम्मान लाने का प्रबंध करते। अस्तवान ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत आगमन है, मैं चुपचाप ही आना चाहता था। आप मुख्य अमात्य जी को सूचना दे दें। सचिव उन्हें बिठाकर मुख्य अमात्य के पास ले गया और तुरंत ही लौटकर उन्हें ससम्मान पूर्वक भीतर ले गया। कमरे से बड़े से कमरे में मुख्य अमात्य स्वागत हेतु खड़े थे। राजकुमार का उन्होंने झुककर अभिवादन किया। कुमार ने मुफतलाल का परिचय कराया। मुख्य अमात्य ने उसकी ओर देखा और बड़े रूखे ढंग से नमस्कार का जवाब दिया। तीनों बैठ गए। बातचीत शुरू हो गई। मुख्य अमात्य, कैसे कष्ट किया आपने, मुझे ही खबर देकर बुला लिया होता। अस्तवान, मैंने सोचा मैं ही मिला हूँ, आप व्यस्त आदमी हैं। मुख्य अमात्य, हे सो तो है ही, क्या सेवा करूँ आपकी? अस्तवान, बात यह है कि आप तो जानते हैं, नागफनी से मैं शादी करना चाहता हूँ। मुख्य अमात्य, जी हाँ, प्रेम का मामला है। अस्तवान, हाँ, यही बात है, पर मेरे पिताजी और आपके राजा साहब में मतभेद हो गया है। मुख्य अमात्य, कैसा मतभेद? मुफतलाल, आपसे कोई बात छिपी थोड़े ही होगी।
मुखिया तुम चुपचाप रहो जी। 2 कौड़ी के डिप्टी कलेक्टर बड़ों के बीच में क्यों बोलते? मुफतलाल दुबक गया, कातर नेत्रों से अस्तभान की ओर देखने लगा। अस्तभान, मुखिया जी यह मेरा मित्र है, मैं सारा काम इसकी सलाह से करता हूँ। जब मैं राजा बनूंगा तब यह आपके ही जैसा मुखिया होगा। आप इससे क्षमा मांगिए। मुखिया अगर इनका भविष्य इतना उज्जवल है तो क्षमा मांगे लेता हूँ। हाँ तो दोनों राज्यों के राजाओं में तनातनी की बात मैं जानता हूँ। आपके पिता 10 लाख चाहते हैं और हमारे राजा ने उन्हें अपमानजनक उत्तर भेज दिया है। अस्तभान, अब क्या करना है यह मुफतलाल बताएगा। मुफतलाल इस ठाट से बोला जैसे एक मुख्य अमात्य दूसरे मुख्य अमात्य से राज्य की विषय पर सलाह करता। देखिए मुख्य अमात्य जी, राजा साहब आपकी चुंगल में, अगर आप उनसे कहें तो वे 10 क्या 15 लाख दे सकते हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करने आए। मुख्य अमात्य, पर अब तो टेंडर नोटिस छप गया है। मुफतलाल, तो क्या हुआ? राज्य की ओर से टेंडर भरा जा सकता है। वह अपने राजा के निजी दफ्तर के मुंशी से मिलकर ऊंचे टेंडर का दबाव देंगे। आप 10 लाख का टेंडर भिजवा दीजिए। मुख्य अमात्य सोचने लगा। अस्तभान और मुफतलाल समझ गए कि वे क्या सोच रहे हैं। अस्तभान ने कहा, इस कार्य के बदले हम जो सेवा कर सके बतलाइए। यूं तो आप जानते ही हैं कि कभी राजा बनूंगा तब आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। मुख्य अमात्य खिन्ने हंसी हंसे बोले, आपका काम करने की मैं कोशिश करूंगा, बदले की क्या आवश्यकता है? दोनों मित्र समझ गए कि वह टाल रहा है। अस्तभान ने कहा, नहीं, हम आपके लिए कुछ करना ही चाहते हैं, बताइए। मुख्य अमात्य थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, अगर आप मेरा कुछ उपकार करना ही चाहते हैं तो बतलाता हूँ। आप सामर्थ्य इसलिए शायद कर पाए। आज तक मैंने हजारों आदमियों से कहा पर कोई वह काम नहीं कर सका। बड़ा कठिन कार्य है। मुफतलाल ने कहा, बतलाइए। ऐसा कौन सा काम है? क्या दफ्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त करना, अफसरों को समय पर दफ्तर बुलाना, लाल फीता काटना, भत्ते के सच्चे बिल बनाने की आदत डालनी है? मुख्य अमात्य ने कहा, ये कुछ नहीं है, ये तो शासन की शोभाएं हैं। बात यह है कि इस राज्य में मेरा एक विकट राजनीतिक शत्रु है, वह भैया साहब कहलाता है। वह भी विधानमंडल में है, उसी दल का सदस्य है जिसका मैं हूँ, पर दल के भीतर वह मेरा दुश्मन है। मैं केवल 4 मतों से उससे जीता था, वरना वही मुख्य अमात्य हो जाता। वह मेरा हमेशा विरोध करता है। मुझे डर है कि अगले चुनाव में वह मुझे हटाकर स्वयं मुख्य अमात्य बन जाएगा। मैं उसे वश में करना चाहता हूँ, पर उस पर कोई उपाय कारगर नहीं होता। वह बिल्कुल निर्भय रहता। बात यह है कि वह अपना जीव कहीं और रखता है, किसी को नहीं मालूम कि उसका जीव कहाँ रहता है। आप लोग उसके जीव का पता लगाकर वह मुझे लाकर दे दें तो वह मेरे चुंगल में आ जाए। यह सुनकर अस्तभान और मुफतलाल विचार में पड़ गए। बड़ा कठिन काम है। अस्तभान ने कहा, सरकार के गुप्तचर विभाग से आपने उनके जीव का पता नहीं लगवाया? मुख्य अमात्य बोले, गुप्तचर विभाग तो सालों से इसी काम में लगा है। आप तो जानते हैं कि प्रजातंत्र में गुप्तचर विभाग राजनीतिक विरोधियों के पीछे पड़े रहने का ही काम करता है। अपराधियों का पता लगाना तो एक बहाना है। मैंने बहुत योग्य व्यक्ति इस विभाग में रखे पर वे कुछ नहीं जान पाए। मुफतलाल ने कहा, देखिए हम लोग कोशिश करेंगे पर काम बहुत कठिन है। आप कृपया करके राजा साहब से 15 लाख का टेंडर भिजवा दीजिए। यदि टेंडर स्वीकार करने की आखिरी तारीख निकल गई तो हमारा सारा काम धरा बेकार हो जाएगा। मुख्य अमात्य ने कहा, सो मैं सब करवा दूंगा। 15 दिन के अंदर यदि मुझे भैया साहब का जीव मिल गया तो मैं आपकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। अस्तभान मुफतलाल के साथ मुख्य अमात्य से विदा लेकर बंगले के बाहर आया। अस्तभान बोला, बड़ा विचित्र आदमी है ये भैया साहब भी, आपने अपने जी को कहीं अलग रखता। मुफतलाल ने कहा, इन राजनीतिक पुरुषों की शारीरिक बनावट ही अलग होती है। इन लोगों से कुछ तो अपनी आत्मा को शरीर में या शरीर से बाहर कहीं भी रख सकते हैं। कुछ नेताओं का हृदय पेट में होता है, किसी का टांग में। एक नेता को तो मैं जानता हूँ जो अपना हृदय नाबदान में रखता है, और एक और नेता है जिसकी आत्मा तलुए में रहती है, जब चलता है तो आत्मा को कुचलता जाता है। पर भैया साहब के जीव का किसी को पता नहीं। हम लोग वेश बदलकर उन्हीं से मिले, उनसे बात करने पर शायद कुछ पता चले। अस्तभान को यह योजना पसंद आई। दोनों ने वेश बदला और भैया साहब से मिलने चले गए। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको? मुख्य अमात्य से मिलना कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।